हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, जो लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश नई परीक्षा नीति जो आई है, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि अगर किसी परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी फॉर्म फिल करते हैं या फिर से एग्जाम देते हैं तो उसे एक से अधिक पाली में कराया जा सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी पीसीएस को भी एक से अधिक पाली में अर्थात 2 दिन में इसे कराया जाएगा, 26 और 27 तारीख में। लेकिन यूपी पीसीएस जैसे जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनको 2 दिन में कराना, उसमें नॉमिनाइजेशन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, इसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग को ये करना चाहिए कि एक पाली में ही एक दिन में ही पेपर कराना चाहिए। और इसे 2 दिन में पेपर कराने का मतलब ये है कि ये देखा जाए तो बहुत जिनका पेपर ऐसा है बिल्कुल नहीं है कि दोनों दिन जो पेपर कराए जाएंगे जीएस जो है सेम पेपर तो होगा नहीं। किसी में जो है पेपर का लेवल जो है हो सकता है टफ हो जाए, किसी में उससे इजी हो जाए। तो यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में यह 2 दिन में एग्ज़ाम कराना ये सही नहीं लग रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी लोक सेवा आयोग में ये भी कहा गया है, जैसे जो उसकी एक लिस्ट आई है उसमें ये भी कहा गया है कि उसमें क्या है कि अगर यूपी पीसीएस जैसे जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए ये लोक सेवा आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर चाहे तो एग्ज़ाम एक दिन में ही करा सकती है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले एक दिन में एग्ज़ाम हुए नहीं हैं और यूपी पीसीएस में इससे अधिक फॉर्म पड़े हैं और एक दिन में ही एग्ज़ाम हुए हैं और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कराए जा चुके हैं। तो उस पर ध्यान देना चाहिए लोक सेवा आयोग को कि पेपर एक दिन में ही कराए जाएँ, क्योंकि यूपी पीसीएस कोई वनडे एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप 4 दिन में 10 दिन में पेपर करा रहे हैं और एग्ज़ाम पेपर करा करके आप जो है नॉमिनाइजेशन के हिसाब से उसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। 3 फेज में होने वाला एग्ज़ाम है। तो इसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग को इस पर एक बार विचार करना चाहिए कि पेपर जो है वो एक दिन में ही कराया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं एक बार इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में हम लोग ये नया जो दृष्टि का अपडेटेड आपका टेस्ट सीरीज है, नया वाला जो टेस्ट सीरीज है, इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हैं उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर टिक करें और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कितने मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की है? 21, 17, 25 या फिर 13? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा टोटल 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की गई है, जिसमें से एक भारत भी है। और इन 17 मेगा डाइवर्स देशों की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, इक्वेडोर, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, साउथ अफ्रीका और वेनेजुएला, यह 17 मेगा डाइवर्स देश हैं, जिसमें से एक भारत भी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1978, 80, 1972 या फिर 1986? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1972 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें प्रावधान था कि जंगली जानवर, पौधे और जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों और पौधे उनसे जो बने उत्पाद हैं इनके व्यापार को विनियमित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, इसे की पूर्ति के लिए जो है या इस उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का गठन किया गया था, 1972 में इसे पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अति संकटग्रस्त प्रजातियों के मानदंड के अंतर्गत शामिल है? ब्राउन बियर, मालाबार सिवेट, पिग्मी हॉक या फिर हिमालयी मस्क? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। 1, 3, 4, 1, 3, 4। इसमें अगर हम बात करें ब्राउन बियर यह अति संकटग्रस्त श्रेणी में है, मालाबार सिवेट और पिग्मी हॉग यह तीनों जो है अति संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं, जबकि जो हिमालयी मस्क डियर है इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? लाइकेन, केचुआ, चींटियां या फिर घोंघा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी, केचुआ को। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवित्र उपवन पाए जाते हैं? मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ी पर, राजस्थान की अरावली पहाड़ी पर, उत्तर भारत की सिंधु गंगा मैदान में और उड़ीसा के संबलपुर बिहार। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। पवित्र उपवन जो है किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। मेघालय के खासी और जयंतिया पहाड़ी वाले क्षेत्र में और राजस्थान के अरावली वाले क्षेत्रों में पवित्र उपवन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का जो इतिहास रहा है, जिसके अनुसार जो है प्रकृति का संरक्षण किया जाता है एक धार्मिक परंपरा के आधार पर, और कई संस्कृतियों में वनों के क्षेत्र अलग रखे गए हैं और उनमें मौजूद सभी जो पेड़ पौधे वन्यजीव होते हैं इनको सम्मिलित किया जाता है और उनका पूर्ण संरक्षण होता है इन्हीं के माध्यम से। और ऐसे पवित्र उपवनों की अगर हम बात करें तो मेघालय खासी जयंतिया की जो पहाड़ी है वहाँ पर पाए जाते हैं। इनके साथ साथ राजस्थान के अरावली वाले क्षेत्र में भी पवित्र उपवन देखने को मिलते हैं। कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर भी पवित्र उपवन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के सरगुजा और चांद बस्तर वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी पाए जाते हैं। मेघालय की जो पवित्र उपवन है वहाँ पे कई दुर्लभ संकटग्रस्त पौधे और जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं जिनका वहाँ की जनजातियों वहाँ के लोगों द्वारा संरक्षण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि है? प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या फिर एक्वेरियम। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय उद्यान जो है यह इन सीटू संरक्षण की विधि है, जबकि प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान और एक्वेरियम ये सभी जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि है या फिर एक से सीटू संरक्षण की विधियाँ हैं। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, जैसे जो प्राकृतिक जानवर हैं, पेड़ पौधे हो गए हैं, जानवर जो हैं, इनका इनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें बाह्य स्थानीय संरक्षण में, इसमें लुप्त प्राय पौधे, जानवर, इनका आंशिक रूप से पूर्ण रूप से नियंत्रण जो है परिस्थिति में विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका विशिष्ट क्षेत्र मतलब जो प्राकृतिक आवास है उसके बाहर किया जाता है, जैसे उद्यान हो गया, नर्सरी, जीन बैंक, यहाँ पे इनका रख रखाव किया जाता है। और जो इन सीटू संरक्षण की विधियाँ हैं यहाँ पे उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण होता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभयारण्य हो गए, ये सभी क्या है? ये सभी इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हानि का परिणाम नहीं है? पौधों और वन्यजीवों का विलुप्त होना, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, पौधों की उत्पादकता जैसे कुछ पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं में परिवर्तनशीलता में वृद्धि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी नहीं। इसमें क्या पूछा है कि जैव विविधता हानि का परिणाम नहीं है, ये सभी जो है जैव विविधता हानि के परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान का वर्णन करता है? निकेत, इकोटोन, बायोम या फिर आवास। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, इसे निकेत कहा जाता है, निकेत। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, देखिए निकेत जो है एक पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका होती है और यह उन सभी जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों का वर्णन करता है जहाँ पे कोई एक प्रजाति जीवित रहने के लिए, अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए, अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए इन सभी क्रियाओं को जो है वहाँ पे निष्पादित करता है। और सभी प्रजातियों का जो निकेत होता है वह अलग अलग होता है। ठीक है, और यह जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेटिक जोन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन लेटिक जोन का उदाहरण है? तालाब, झील और झरना, झील और खाड़ियाँ, धाराएं और नदियाँ, तालाब, दलदल या फिर झील। कौन लेटिक के अंतर्गत आता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। लेटिक की अगर हम बात करें, लेटिक स्वच्छ जल या लेटिक स्थिर के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, लेटिक मतलब जो जल इकट्ठा रहते हैं, रुके रहते हैं, जिनमें प्रवाह नहीं होता है, वहाँ पे वो जो उदाहरण है आपकी वह लेटिक जोन का उदाहरण है। जबकि एक और होता है जिसको लोटिक जोन कहते हैं। लोटिक जोन के अंतर्गत यह स्वच्छ जल की धाराएं, झरने, नदियाँ, खाड़ियाँ जो होती हैं इसके जल को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो लेटिक जो इकट्ठा, जैसे तालाब का जल हो गया, ठीक है, और दलदल, झील हो गया, यह लेटिक जोन के अंतर्गत आते हैं। और जिन नदियों में या फिर जिन पानी में या जिन जो जल है उसमें प्रवाह पाया जाता है, जैसे नदी का जल हो गया, झरने वगैरह हो गए, यहाँ इनका जो वर्णन किया गया है वो लोटिक जोन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो रुके हुए जल को लेटिक के अंतर्गत और जो बहता हुआ जल है उसे लोटिक के अंतर्गत। ठीक है, लेटिक और लोटिक याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?
ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों को प्रदर्शित करता है। यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है जिसके नीचे एक बड़ा ऊर्जा आधार होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। देखिए, ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है, और प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा की जो हानि है इसको प्रदर्शित करता है। मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से अगर अगले ट्रॉपिक लेवल पर जा रहा है ऊर्जा, तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा की हानि होती है, और ऊर्जा का मात्र 10% भाग ही अगले ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, बाकी 90% भाग जो है यह क्या होता है, इसका क्षय हो जाता है। ठीक, और यही ऊष्मागतिकी के नियम के अंतर्गत ही है। और इसमें अगर हम बात करें तो ऊर्जा का जो पिरामिड है यह हमेशा सीधा होता है जिसके नीचे एक बड़ा ऊर्जा आधार होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन जैव अंतःक्रिया के प्रकार को सही रूप से सुमेलित करता है? सहोपकारिता, इसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। प्रतिस्पर्धा, अंतःक्रिया से दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है। अंतरजातीय परजीविता, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तटस्थता, किसी भी प्रजाति को कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं होता है। कौन सा विकल्प जो है इसका गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें सहोपकारिता या म्यूटलिज्म, इसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। सहभोजिता, जिसे अमन सेलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरा जो प्रजाति है वो अप्रभावित रहता है। प्रतिस्पर्धा जो है कंपटीशन, इसमें क्या है, इस अंतःक्रिया में दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है। परभक्षण और परजीविता, यह क्या है, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। अंतरजातीय परजीविता, जिसे अमन सेलिज्म भी कहा जाता है, इसमें एक प्रजाति को तो नुकसान होता है लेकिन दूसरे प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और तटस्थता, इसमें दोनों प्रजातियों को कोई भी प्रभाव, दोनों प्रजातियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतरजातीय परजीविता या फिर अमन सेलिज्म में एक प्रजाति को नुकसान होता है, ठीक है, दूसरे प्रजाति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सहोपकारिता में क्या है, दोनों प्रजातियाँ जो हैं मतलब कह सकते हैं कि दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। प्रतिस्पर्धा में दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है। ठीक, अंतरजातीय परजीविता में एक को नुकसान होता है और दूसरे के ऊपर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तटस्थता की बात करें, दोनों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से जलीय जीवों के किस समूह में ऐसे जानवर शामिल हैं जो तैराक होते हैं? पेरिफाइटन, न्यूस्टोन, बेंथोस या फिर नेक्टन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नेक्टन। नेक्टन, देखिए नेक्टन की हम बात करें तो इस समूह में वे जानवर शामिल होते हैं जो तैराक होते हैं। ठीक है, और नेक्टन बड़े व शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वह जल धाराओं के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे बृहद जानवर जैसे ब्लू व्हेल हो गया, ठीक है, और कुछ कीट भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो नेक्टन के अंतर्गत जो जल के धाराओं के साथ तैरने में सक्षम होते हैं उन जीवों को नेक्टन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फोटिक जोन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र की ऊपरी परत है जहां तक प्रकाश प्रवेश करता है। इस क्षेत्र में केवल श्वसन क्रियाएं संपन्न होती हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला, यह जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र की ऊपरी परत है जहाँ तक प्रकाश प्रवेश करता है और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती हैं। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ पोषण और श्वसन सभी क्रियाएं जो हैं यहाँ पे संपन्न होती हैं, न कि केवल श्वसन होता है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न होती है, उसके साथ साथ श्वसन की क्रिया भी संपन्न होती है। ठीक है, केवल श्वसन नहीं होता है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। अमीनपुर झील, जिसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश में पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था, यह किस राज्य में है? तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। देखिए, अमीनपुर झील जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रवाल भित्तियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रवाल भित्तियों के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रवाल पर रहने वाले जैव सूक्ष्म शैवाल जुक्सैंथेला का प्रवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है। वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ समुद्र का जल स्वच्छ और ठंडा होता है। भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रजातियों की विविधता के मामले में समृद्ध है। यह तूफानी लहरों एवं कटाव रोधी प्राकृतिक अवरोध जो है उससे रक्षा करते हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ समुद्र का जल स्वच्छ और ठंडा होता है। यह गलत है।
देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सागर का जल स्वच्छ, पारदर्शी और गर्म होता है, न कि ठंडा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यही गलत है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस रामसर सूची के एक भाग के रूप में बनाए रखा जाता है। लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत में एकमात्र मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। एक रामसर कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वेटलैंड है इनकी सूची है, और यह वेटलैंड साइटों का एक रजिस्टर है जहां पर तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, या परिवर्तन हो रहा है, या निकट भविष्य में इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना है। ऐसे क्षेत्रों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, जहाँ पर जैव विविधता भी अधिक मात्रा में पाई जाती है और जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उनकी भी अधिकता है। लेकिन उसके साथ साथ भी इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप के कारण या फिर से अन्य जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण इनके जो कह सकते हैं कि पारिस्थितिक परिवर्तन की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। ऐसे क्षेत्रों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है, और भारत के ऐसे 2 क्षेत्र हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें से अगर हम बात करें, एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और दूसरा लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है। कुछ समय पहले चिल्का झील को भी इसके अंतर्गत रखा गया था, लेकिन इसे बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान समय में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत 2 क्षेत्र जो हैं भारत के शामिल हैं, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन, दोस्तों देखिए वीडियो अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा तो हो सकता है कि वीडियो जो है लंबे हो जाए, तो इसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नहीं तो अगर चाहते हैं ये कि बस फैक्ट ऑप्शन बताते चलूँ तो फिर वो भी बताइएगा, वैसा भी किया जा सकता है। लेकिन वैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, कम से कम इसका जो एक बेसिक है, इसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर अन्य ऑप्शन से रिलेटेड जो डाउट है वो भी क्लियर हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कम से कम एक टेस्ट 3 सॉल्व करिए, लेकिन उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि बस वही फैक्ट बताता चला जाए या फिर से वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक NAAQS में शामिल है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा या फिर मीथेन। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओजोन, सल्फर के ऑक्साइड और सीसा, यह जो है इसमें शामिल किए गए हैं। इसकी अगर हम बात करें, देखिए CPCB द्वारा जो है राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक को तैयार किया गया था, और इसमें प्रदूषकों में PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO और NH3 इनको शामिल किया गया। उसके साथ साथ ओजोन, सीसा, बेंजीन और पायरीन, आर्सेनिक, निकिल, इन सबको भी शामिल किया गया, लेकिन इसमें मीथेन जो है इसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह केवल स्वच्छ जल में पाई जाती है और इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन के बारे में दोनों विकल्प आपका सही है। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, और यह जो है केवल स्वच्छ जल में ही पाया जाता है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रजातियों की विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बढ़ती जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य प्रकाश की उपलब्धता अधिक है, जो उत्पादकता की वृद्धि में योगदान देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहले में क्या कह रहा है कि प्रजातियों की विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है, जो कि गलत है। सबसे अधिक जो विविधता है वो भूमध्य रेखी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और जैसे हम ऊपर जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में विविधता में कमी आती जाती है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। जैव विविधता की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाल्टर जी रोसेन, नॉर्मन मायर्स, अर्नेस्ट हैकेल या फिर चार्ल्स डार्विन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सर्वप्रथम जो जैव विविधता की अवधारणा है वो वाल्टर जी रोसेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका प्रतिपादन जो किया गया था यह 1985 में किया गया था। 1950 में इसका प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा 2024 में समुद्र में वीरता के लिए दिए जाने वाले भारतीय नाविकों की असाधारण बहादुरी और साहस के लिए पुरस्कार दिया गया है? कैप्टन अविलास रावत, कैप्टन ब्रिजेश नामवियार, कैप्टन अभिमन्यु सिंह या फिर कैप्टन रुद्र प्रताप बरनवाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैप्टन अविलास रावत को यह पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? IMO द्वारा। ठीक, IMO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए IMO ने समुद्र में बहादुरी के लिए अपने 2024 पुरस्कारों में भारतीय नाविकों की असाधारण बहादुरी के लिए यह पुरस्कार दिया। कब दिया गया था? जुलाई 2024
2024 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसको? कैप्टन अविनाश रावत को। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व के वनों की स्थिति 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र की स्थिति है? ब्राजील, ग्रीस, कांगो या फिर चाइना? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चाइना हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी चीन। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी विश्व के वनों की स्थिति जो 2024 की रिपोर्ट है जारी किया गया है, जिसमें विश्व के सर्वाधिक जो वन क्षेत्र हैं इसके आधार पर इनको बांटा गया है। जिसमें अगर हम बात करें, सबसे जो अधिक वन क्षेत्र वो चीन का है, इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है और भारत इस मामले में तीसरे नंबर पे आता है। भारत इस मामले में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और इसमें भी अगर हम बात करें, शीर्ष 10 अन्य देशों में चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, रोमानिया है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और इसमें जो है अगर हम बात करें, इस अवधि के दौरान 2020 से 10 से लेकर के 20 की अवधि के दौरान इन 10 वर्षों में जो सबसे अधिक वृद्धि की गई है, इसके शीर्ष 10 देशों में भारत तीसरे नंबर पे है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुधा मूर्ति, डॉक्टर रोमिला थापर, डॉक्टर उषा ठाकुर या फिर डॉक्टर अरुंधति राय? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर उषा ठाकुर को। डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और जो 12वां हिंदी सम्मेलन है, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, इसका आयोजन 2023 फिजी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। जिसकी थीम थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यह इसकी थीम थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 AIPI 2024 में भारत का स्थान क्या है? 71, 72, 73 या फिर 74? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस सूची में भारत 72वें नंबर पे है। ठीक है, भारत 72वें नंबर पे। पहले नंबर पे अगर हम बात करें, पहले नंबर पे अमेरिका है और भारत इसमें 72वें नंबर पे है। और इसमें कुल देशों की अगर हम बात करें, टोटल कितने देश शामिल किए गए थे, इसमें कुल देशों की जो संख्या है, इसमें कुल देशों की जो संख्या है वह 191 थी। 191 देशों में भारत का स्थान 72वां था। ठीक है, अमेरिका पहले नंबर पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता था? यूकी भांबरी, लिएंडर पेस, महेश भूपति या फिर रोहन बोपन्ना? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूकी भांबरी। यूकी भांबरी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूकी भांबरी। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और फ्रांसीसी जो इनकी साथी थी अल्बानो ओलिवेटे, इनके द्वारा 2024 में स्विस ओपन ATP टूर टूर्नामेंट जो है जीत लिया गया था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसे जो है किस दिन से या किस तारीख से लागू किया गया था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2024 से इसे लागू किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से इसे लागू किया गया था। जिसे अगर हम बात करें, इसे जो है जो 3 इसके पहले के कानून थे, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको प्रतिस्थापित करके भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता था, इसको ये जगह पर भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, इसके जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपडेटेड जो है लाया गया है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसे 2024 से 29 के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? चार्ल्स मिशेल, उर्सुला वान डेर लेयन, एंटोनियो कोस्टा या फिर रॉबर्टा मेट्सोला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इनको इनके दूसरे कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है, जिनका कार्यकाल 2024 से 2029 तक होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। महामारी तैयार नवाचार गठबंधन CEPI के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, लखनऊ या फिर फैजाबाद? इसका जो सही आंसर है क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका जो उद्घाटन है फरीदाबाद में किया गया है, फरीदाबाद में। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI फरीदाबाद के तत्वावधान में
क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन जो एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लियरेंस नेटवर्क की सुविधा है, इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखिएगा, यह एशिया का पहला जो है ऐसा अनुसंधान या कह सकते हैं ऐसा जो है क्लिनिकल ट्रायल है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें कुछ अभ्यास दिए गए हैं और कौन सा अभ्यास कहाँ पे हुआ था उससे जो है आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, बात करें अगर अभ्यास मैत्री की, ठीक है, अभ्यास मैत्री का जो 13वां संस्करण है थाईलैंड के टाका प्रांत में हुआ था। ठीक है, जो भारत और थाईलैंड की सेना के बीच होता है। तो यह कहाँ पे हुआ था? मैत्री यह हुआ था आपके थाईलैंड में हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन भारत के उमरोई मेघालय में किया गया था जुलाई 2024 में। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है, सॉरी दोस्तों, तो देखिए इसमें जो है आपका मैत्री जो अभ्यास है यह जो हुआ था, मैत्री की अगर हम बात करें, मैत्री का जो आयोजन किया गया था इसके 13वें संस्करण का आयोजन थाईलैंड में किया गया था। नोमैडिक एलिफेंट जो है जो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, इसका आयोजन किया गया था भारत में। भारत का जो 16वां संस्करण था जिसको उमरोई मेघालय में किया गया था। खान क्विस्ट जो है यह भी भारत और मंगोलिया के बीच में ही इसका आयोजन किया जाता है और इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन जो है वह किया गया था, वो किया गया था मंगोलिया में। ठीक है, पिच ब्लैक की अगर हम बात करें, पिच ब्लैक का आयोजन जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है और इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4 2 3 1 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? पीयूष पांडे, मनोज बाजपेयी, माधुरी विजय या फिर कुशवंत सिंह। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पीयूष पांडे द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे तत्काल सीमा पार भुगतान सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS द्वारा किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कोड के हिसाब से सही आंसर का आपको चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दोनों विकल्प जो है सही है, दोनों विकल्प सही है। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। देखिए प्रोजेक्ट नेक्सस जो घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम है, यह जो है भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के FPS को नेक्सस के माध्यम से आपस में जोड़ने की बात की गई है। और इसकी अवधारणा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट अर्थात जो BIS है, इसके द्वारा इनोवेशन हब के रूप में इसकी संकल्पना की गई थी। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा RAMSS मिशन जो है क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्षुद्रग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना। देखिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्षुद्रग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इसे जो है आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए रैपिड एपोफिस मिशन के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा 2029 में इसे लॉन्च किया जाएगा और इसका लक्ष्य जो क्षुद्र ग्रह है एपोफिस उसका अध्ययन करना है, क्योंकि यह पृथ्वी के करीब पहुंचने वाला है जिससे इसे टकराने की संभावना है, जिसके अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शतरंज खिलाड़ी लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता है? अर्जुन एरिगैसी, विश्वनाथन आनंद, वेसेलिन टोपालोवा या फिर जैम सैंटोस लतास। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत के विश्वनाथन आनंद 30 जून 2024 को लियोन स्पेन में फाइनल में स्पेन के जैम सैंटोस लतासा को 3-1 से हरा करके 10वां लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप जो है इसका खिताब जीत लिया। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें 5 बार की विश्व चैंपियनशिप ने इसे पहला अपना जो खिताब है 1996 में जीता था। ठीक, यह खिताब किसके द्वारा जीता गया? विश्वनाथन आनंद द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य आसान व्यवसाय संचालन की सुविधा के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र SIR बनाना है। उत्तर प्रदेश ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, यह जो है इसकी अगर हम बात करें, प्रमुख निवेशकों को आकर्षित करने और आसान व्यवसाय संचालन की सुविधा के लिए राज्य भर में विशेष निवेश क्षेत्र का निर्माण किया गया है और उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है।
ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, इस विधेयक के साथ उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक के बाद इस कानून को लागू करने वाले भारत का चौथा राज्य है। इसके पहले गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक इन राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश जो है ऐसा करने वाला चौथा राज्य। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन है? लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, महेश भूपति या फिर ए और बी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। इन दोनों लोगों को अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस हॉल ऑफ फेम है इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकार्नो फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पार्डो अल्लाह कैरियरा एस्कोना लोकार्नो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण या फिर प्रभास? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाहरुख खान को सम्मानित किया गया। ठीक है, शाहरुख खान को। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में भारत के पहले बायोप्लास्टिक पार्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को चुना गया है? बहराइच, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर या फिर मुरादाबाद? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी को। लखीमपुर खीरी को। देखिए, पहला बायोप्लास्टिक पार्क भारत के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित किया जाएगा और यह पार्क गोला गोकर्णनाथ तहसील कुंभी गांव में इसका विकास किया जाएगा। ठीक है, और इस पार्क का निर्माण बलरामपुर चीनी मिल फर्म द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो यूपीडा है वह नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का जो गठन है कब किया गया था आपको बताना है। 6 जुलाई 2021। केंद्रीय सहकारिता जो मंत्रालय है इसका गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया था। ठीक है, देखिए, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 6 जुलाई को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में सहकार से समृद्ध को संबोधित किया गया। और इसकी स्थापना की बात करें सहकारिता मंत्रालय की, तो इसकी जो स्थापना है 6 जुलाई 2021 को यह अस्तित्व में आया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कर्नल एम बी रविंद्रनाथ, लेफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट, ब्रिगेडियर आर पी सिंह या फिर मेजर जनरल जी डी बख्शी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल एम बी रविंद्रनाथ द्वारा कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक की रचना की गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस स्थल को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? मुंबई का विक्टोरिया गोथिक आर्ट डेको, या फिर मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली, या काकतिया रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोइदम जो अहोम राजवंश का टीला दफनाने का प्रणाली है इसको भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए, मोइदम को वर्ष 2023-24 के लिए यूनेस्को का विश्व विरासत सूची के लिए भारत के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है और यह उन्हें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी से यह प्रतिष्ठा मान्यता प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली सांस्कृतिक संरक्षण क्षेत्र है। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस नंबर पे है? 76, 80, 82 या फिर 84? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 80वें नंबर पे है। ठीक है, 80वें नंबर पे है। और इसी के साथ जो है भारत की अगर हम बात करें तो यह जो है सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में भारत 80वें नंबर पे है और यह जो है 62 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच है इसकी सुनिश्चित करता है। कितने देशों में? भारत के नागरिक जो है 62 देशों में वीज़ा मुक्त आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो रैंक क्या है 80 है और जितने देशों में भ्रमण कर सकते हैं वो 62 देश हैं। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 24वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? कजाकिस्तान, बेलारूस, चीन या फिर भारत? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था और जुलाई 2024 में इसका आयोजन किया गया था। और इसके 24वें सत्र में इसके 24वें सत्र के दौरान 9वें सदस्य के रूप में ईरान को ठीक, 9वें सदस्य के रूप में ईरान को और 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, बेलारूस को। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन कजाकिस्तान में हुआ था और इनको जो है नया मेंबर इसका बनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रोटैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर बनी है? हानिया शेख, समृद्धि गुप्ता, अतिका मीर या फिर रीमा चौहान? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अतिका मीर। और इनका संबंध कहाँ से है? यह जो है जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन सी हो जाएगा।
पोलारिस डान मिशन का उद्देश्य क्या है? पोलारिस डान मिशन का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाला पहला सर्वनागरिक मिशन बनाना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाला पहला सर्वनागरिक मिशन बनाना या पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य है, ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, स्पेस एक्स द्वारा 26 अगस्त 2024 को अभूतपूर्व जो पोलारिस डान मिशन है इसको लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य जो है यह है कि यह इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य है यह पहली बार निजी स्पेस वॉक करना। अपोलो मिशन के बाद से किसी चालक दल वाले मिशन के लिए यह सबसे अधिक ऊंचाई जो पृथ्वी से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर है यहाँ पर जाना। उसके साथ साथ अंतरिक्ष में स्पेस वॉक के नए डिजाइन किए गए अतिरिक्त वाहन गतिविधि जो ईवी स्पेस सूट है उसका परीक्षण करना। ठीक है, यह सभी जो है इसका उद्देश्य है, ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स द्वारा। ठीक है, स्पेस एक्स द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा। शाहतूश ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? तिब्बती बकरी, तिब्बती मृग, जंगली भेड़ या फिर हिमालयी यॉक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे तिब्बती मृग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देखिए चीरू जिसे तिब्बती मृग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसका शिकार इसके ऊन के लिए किया जाता है, जिसे शाहतूश के नाम से जाना जाता है, जो वजन में हल्का और बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। ठीक है, जिस कारण इसका शिकार किया जाता है। और ये बहुत अधिक कह सकते हैं कि बहुत महंगे मिलते हैं, या जो इसके शॉल बनाए जाते हैं, इसके जो स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं बहुत महंगे मिलते हैं, जिस कारण ये जो तिब्बती मृग है इसका शिकार किया जाता है, ऑप्शन भी हो जाएगा। 2024 के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र को। यह पुरस्कार महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। देखिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवन की अध्यक्षता में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति का गठन किया गया था, और जिसमें 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का जो पुरस्कार है महाराष्ट्र को दिया गया है। और बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है? यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है नागालैंड को, नागालैंड को। ठीक है, बागवानी में अगर हम बात करें, बागवानी में नागालैंड को, और कृषि राज्य की अगर हम बात करें नवाचार कृषि और ग्रामीण पहल के लिए यह जो है दिया गया है महाराष्ट्र को। ठीक है, सही आंसर जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को और सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार नागालैंड को, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है? ओमान, इटली, फ्रांस या फिर रूस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। यह जो है रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत और रूस के बीच जो साझेदारी है और जो दोस्ती है इसको और मधुर बनाने के लिए और प्रगाढ़ करने के लिए व्लादिमीर पुतिन द्वारा जो रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल अप जो है यह पुरस्कार प्रदान किया। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। निम्नलिखित में से किसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अध्यक्ष बनाया गया है? एलिसा डी आद्रा मैड्राजो, मार्कस प्लियर, टी राजा कुमार, सैंटियागो नीटो। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एलिसा डी आंद्रा मैड्राजो को बनाया गया है FATF का नया अध्यक्ष। ठीक है, FATF का नया अध्यक्ष 1 जुलाई 2024 इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और इन्होंने सिंगापुर के श्री टी राजा कुमार का स्थान लिया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? PT उषा, रवि कुमार दहिया, अभिनव बिंद्रा या फिर नीरज चोपड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा को, ऑप्शन सी हो जाएगा। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था 100 मीटर एयर पिस्टल में, 50 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर पिस्टल या फिर 10 मीटर एयर राइफल। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 मीटर एयर पिस्टल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जो है मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला जो ब्लास्ट है वर्चुअल किया। यह सुरंग किसको जोड़ेगा? यह जो सुरंग है किसको जोड़ेगा? देखिए यह सुरंग मनाली को लेह से जोड़ेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह सुरंग मनाली को लेह से जोड़ेगा। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और इसकी कुल लंबाई जो है 4.1 किलोमीटर होगी। कुल लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी, ऑप्शन ए इसका सही है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और कार्यकर्ता रिंगोबर्टा मेंचुतुम को गांधी मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश के हैं? साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इनका जो संबंध है ग्वाटेमाला से है, ग्वाटेमाला से। देखिए गांधी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्वाटेमाला कार्यकर्ता रिगोबर्टा मेंचू टुंग को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और इसके पहले 2019 का जो यह पुरस्कार दिया गया था वह दलाई लामा को दिया गया था। ठीक है, और अभी ग्वाटेमाला के रिगोबर्टा मेंचू टुंग को दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इकोटोन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमण का एक क्षेत्र होता है। यह सुविकसित इकोटोन में निकटवर्ती समुदायों से भिन्न कुछ जीव शामिल होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। इकोटोन कहा किसे जाता है? देखिए मान लीजिए एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, और एक जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक, इन दोनों के बीच वाला जो संक्रमण क्षेत्र है ये इसको इकोटोन कहा जाता है। और यहाँ पे दोनों की जो विविधताएं हैं, दोनों की जो जैविक विविधताएं हैं वो देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे जो है जो लैंड वाला क्षेत्र है इसकी भी विशेषताएं देखने को मिलेंगी और सागरी क्षेत्र की विशेषताएं भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, दोनों विशेषताओं के साथ साथ इसमें कुछ नए प्रजातियों को भी इनकी भी संख्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इन दोनों के साथ साथ कुछ अलग विविधता भी या फिर कुछ नए जो प्रजाति हैं, जीव हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जीवमंडल वायुमंडल अर्थात वायु, जलमंडल जल और स्थलमंडल भूमि से मिलकर बना एक अत्यधिक एकीकृत और परस्पर क्रियाशील क्षेत्र है। जीवमंडल उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों के चरम बिंदुओं पर अनुपस्थित रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। जीवमंडल की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये हो गया आपका वायुमंडल, ठीक है, ये वायुमंडल हो गया, ये हो गया आपका जलमंडल, और उसके बाद जो है ये हो गया आपका भूमिमंडल। इन दोनों के जो बीच वाला क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा? ये आपका जैवमंडल हो जाएगा। ठीक, जैवमंडल। और यहाँ पे जो है जैसे जैसे आप जीवमंडल में उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर जाएंगे वहाँ पे इनकी जो उत्पादकता है या फिर से इनमें जो विविधता है वह धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो दोनों विकल्प तो आपका सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैव आवर्धन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जैव आवर्धन से तात्पर्य प्रदूषकों की एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर पर जाने पर संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति है। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषकों को अल्पकालिक गतिशील वसा में घुलनशील जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला तो सही, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कहा है कि जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषकों को अल्पकालिक गतिशील वसा में घुलनशील और जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए, जो कि गलत है। यह अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक होता है। ठीक है, दीर्घकालिक होता है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्वच्छ जल निकायों में लवण की जो मात्रा है बहुत कम होती है, लगभग 5 पीपीटी से कम होती है। समुद्री जल निकायों में जो लवण की मात्रा है वो 5 से लेकर के 35 पीपीटी के बीच में होती है। खारे जल निकायों में लवण की मात्रा 35 पीपीटी के बराबर या उससे अधिक होती है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दूसरा और तीसरा ये दोनों गलत है। समुद्री जल निकाय में जो लवण की मात्रा है वह 35 पीपीटी जो है, समुद्री जल निकाय में लवण की मात्रा 35 पीपीटी से अधिक होती है। ठीक, और खारे जल निकाय में जो पीपीटी की मात्रा है वह 5 से लेकर के 35 पीपीटी के बीच में होती है। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवेश पोर्टल के बारे में सही है? यह ऑनलाइन कर भुगतान के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पर्यावरण मंजूरी के प्रसंस्करण के लिए एक खिड़की प्रणाली है। यह भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति विवादों का प्रबंधन करने के लिए एक पोर्टल है। यह आपदा राहत कार्यों के समन्वय के लिए एक नेटवर्क है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह पर्यावरण मंजूरी के प्रसंस्करण के लिए एकल खिड़की है। ठीक है, एकल खिड़की है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी सही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व जैव ईंधन दिवस पर परिवेश प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बॉय इंटरएक्टिव वर्चुअल एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब के रूप में इसका शुभारंभ किया गया है। जिसका मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसकी जो मुख्य कार्य होंगे सभी प्रकार की जो मंजूरी है, पर्यावरण, वन्य जीव, इन सब से रिलेटेड एकल पंजीकरण जो खिड़की है वो उपलब्ध कराना, उसके माध्यम से किसी विशेष परियोजना के लिए आवश्यक सभी प्रकार की जो मंजूरी हैं उसको उपलब्ध कराना, यह सभी जो है इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पॉम ऑयल के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है?
भारत वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और इसके सबसे बड़े आयातकों में से एक है। इंडोनेशिया और मलेशिया विश्व में मुख्य वैश्विक पाम ऑयल के उत्पादक हैं और केरल भारत में अग्रणी पाम ऑयल तेल का उत्पादक है। कौन सा विकल्प जो है इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केरल नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश जो है वो पाम ऑयल का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है और आंध्र प्रदेश लगभग 85% पाम ऑयल का जो उत्पादन है अकेले करता है। ठीक है, भारत की ज़रूरतों का 85% का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केरल नहीं आंध्र प्रदेश होगा। फ्लाई ऐश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? फ्लाई ऐश के बारे में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। देखिए फ्लाई ऐश के संदर्भ में फ्लाई ऐश के कण विषाक्त वायु प्रदूषक होते हैं। फ्लाई ऐश के जो कण हैं विषाक्त वायु प्रदूषक होते हैं। इसके साथ साथ फ्लाई ऐश ईंट वजन में हल्के होते हैं और उच्च शक्ति अस्थायित्व प्रदान करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो है कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फ्लाई ऐश के बारे में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल में मौजूद कार्बनिक अपशिष्टों को विघटित करने में बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का उच्च मान जल में कम घुलित ऑक्सीजन डीओ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि स्तर आमतौर पर लंबे समय तक लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है? 60 डेसिबल, 70, 85 या फिर 95? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 85। WHO द्वारा जो निर्धारित किया गया है कि 50 डेसिबल से अधिक ध्वनि कोई व्यक्ति अगर लगातार सुनता रहता है तो यह उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ई अपशिष्ट उत्पादन करने के मामले में भारत विश्व में किस नंबर पे है? पहला, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? देखिए ई अपशिष्ट उत्पादन की अगर हम बात करें तो इस मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। पहले मामले पे है चाइना, पहले मामले पे चीन है, दूसरे नंबर पे है अमेरिका और तीसरे नंबर पे है अपना भारत। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। पायरोलिसिस का उपयोग अधिकतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? जल शोधन में, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण में, मृदा उर्वरता संवर्धन में या फिर वायु प्रदूषण नियंत्रण में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण में पायरोलिसिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए खतरनाक अपशिष्टों के थर्मल उपचार में अपशिष्टों की प्रकृति को अंतिम उत्पाद अनुप्रयोग के आधार पर पायरोलिसिस, गैसीकरण और भस्मीकरण तकनीक से जो है इनको क्या किया जाता है? इनको संवर्धित किया जाता है। ठीक है, तो किसके आधार पर किया जा सकता है? एक पायरोलिसिस के माध्यम से, गैसीकरण के माध्यम से और भस्मीकरण के माध्यम से। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन इन सीटू बायो रेमिडिएशन तकनीक नहीं है? बायो वेटिंग, बायो स्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन या फिर बायो पाइल्स? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बायो पाइल्स, बायो पाइल्स। ठीक, देखिए इन सीटू बायो रेमिडिएशन तकनीक की अगर हम बात करें इसके अंतर्गत बायो वेटिंग, बायो स्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन आता है, जबकि एक्स सीटू के अंतर्गत लैंड फॉर्मिंग, बायो पाइल्स, बायो रिएक्टर और कंपोस्टिंग ये सभी जो एक्स-SE2 है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया की ऑक्साइड? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही है। अम्ल वर्षा के लिए जो मुख्य रूप से जो जिम्मेदार हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जिम्मेदार हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्वार नदमुख के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ज्वार नदमुख विश्व भर में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है क्योंकि इसे स्वच्छ और समुद्री जल से उच्च मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है जीवित पादप बायोमास होते हैं और अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो स्रोत है मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र अवसादी है? सल्फर चक्र, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र, यह जो है अवसादी चक्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अवसादी चक्र के अंतर्गत।
देखिए, संग्रहण की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के चक्रों को डिवाइड किया गया, एक गैसीय चक्र और एक अवसादी चक्र। गैसीय चक्र की अगर हम बात करें, जहाँ संग्रहण वायुमंडल और जलमंडल में होता है उसे गैसीय चक्र कहा जाता है, जैसे जल हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी आते हैं। और अवसादी चक्र जहाँ संग्रहण जो है भूपर्पटी पे होता है उसे अवसादी चक्र कहते हैं, जैसे सल्फर चक्र, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी को अवसादी चक्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? वृहद महाद्वीप के मध्य में मौजूद क्षेत्रों में अनुक्रमण तीव्रता से घटित होता है। प्राथमिक अनुक्रमण उस स्थान पर पहले से बनी अच्छी तरह से विकसित मृदा पर शुरू होता है। द्वितीयक अनुक्रमण की तुलना में प्राथमिक अनुक्रमण अपेक्षाकृत तीव्र होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बी और सी यह दोनों गलत है। ठीक है, बी और सी गलत है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, बृहद महाद्वीप के मध्य में मौजूद क्षेत्रों में जो अनुक्रमण है वो तीव्रता से घटित होगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो विभिन्न प्रजातियों से संबंधित पौधे अंतःचरम समुदाय में परिणित होते हैं। द्वितीय अनुक्रमण की बात करें, यह क्षेत्र पहले से ही बनी हुई अच्छी तरह से विकसित मृदा पर होती है। ठीक है, और जो प्राथमिक अनुक्रमण है यह किसी नवीन चट्टान, नग्न चट्टान जो होता है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है, या फिर से कह सकते हैं कि सुनामी के बाद जो है किसी क्षेत्र में जो है बहुत अधिक मात्रा में मृदा का जमाव हो जाए, उन क्षेत्रों में जो आपका होगा, या फिर जंगल में अगर बहुत व्यापक स्तर पे आग लग जाए और आग लगने के बाद जो है वो वहाँ क्षेत्र की जो मृदाएं और फिर जो वनस्पतियाँ बिल्कुल समाप्त हो जाएं, वहाँ पे जो प्राथमिक अनुक्रम होता है वो बहुत स्लो होता है, जबकि जो द्वितीयक अनुक्रमण होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, तो बी और सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, बात करेगा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वृक्षों की खेती की जाती है। सिल्वीकल्चर जो है इसमें वन वृक्षों की खेती की जाती है। ठीक, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। उसके बाद है आपका ऑर्बोरिकल्चर। ऑर्बोरिकल्चर की बात करें तो विशिष्ट वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और अन्य जो बारहमासी पौधे होते हैं उनकी कृषि या उनकी जो खेती है वह आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत की जाती है, विशिष्ट पौधों वृक्षों की। ठीक है, ओलेरिकल्चर की बात करें, ओलेरिकल्चर के अंतर्गत सब्जी उगाने का विज्ञान जो है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सब्जी उगाने का विज्ञान ओलेरिकल्चर के अंतर्गत। और विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की कृषि की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 2, 1, 3, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, 4, 2, 1, 3, ऑप्शन ए। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध लाभ के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस नंबर पे है? तीसरे, पाँचवें, सातवें या फिर 10वें? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है, देखिए, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, इसका जो 17वां द्विवार्षिक मूल्यांकन, द्विवार्षिक मतलब 2 वर्षों के अंतराल पर इसका मूल्यांकन होता है। इसमें अगर हम बात करें तो वन आवरण और वृक्ष आवरण को मिलाकर के वन एवं वृक्ष आवरण निर्मित होता है, जिसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत अपने कुल भूभाग के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वनावृत करेगा। ठीक है, आच्छादित करेगा वनों से। और इसमें इस मामले में भारत का जो विश्व में स्थान है वह तीसरा नंबर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फसलें रतून फसल के उदाहरण हैं? कौन सी फसल रतून फसल का उदाहरण है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। रतून फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? इसमें गन्ना आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, रतून फसल ऐसी फसलों को कहा जाता है, ऐसी या फिर ऐसी फसल उगाने की पद्धति है जिसका पुनर्जनन काटी गई फसलों की जड़ों या डंठलों से होता है। ठीक है, इनका जो उत्पादन है, जो काटी गई डंठल होते हैं, जो गांठ होते हैं, उनसे जो है इनका उत्पादन होता है, जिसके अंतर्गत आपका गन्ना आ जाएगा, अनानास, ज्वार, केला, ये सभी फसल जो है रतून फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बात करें अगर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की, यह है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में है, लद्दाख में। गलथिया राष्ट्रीय उद्यान है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देहिंग पाटकाई यह है असम में, और सिम्बलीला है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 2, 3, 1, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, बोरियल वनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बोरियल वन मृदा की विशेषता मोटी पाटजोल और यह खनिज कुशल होता है। बोरियल वन की उत्पादकता और समुदाय की स्थिरता किसी भी वन पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में अधिक होती है। कौन सा विकल्प है इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है।
दोनों विकल्प जो है इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए उच्च वर्षा वाले ठंडे क्षेत्र, लंबी सर्दी और छोटी ग्रीष्मकाल वाली मजबूत मौसमी जलवायु को बोरियल वन कहा जाता है, जहाँ पे मुख्य रूप से शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो बोरियल वन में उत्पादकता और समुदाय की स्थिरता किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में अधिक होती है, जो कि गलत है। यहाँ पे उत्पादकता और समुदायों की जो स्थिरता है, दोनों जो है अन्य पारिस्थितिक जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में कम होता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। मैंग्रोव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनोखा प्रकार है जो केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और यह जो है एनारोबिक मिट्टी की स्थिति में श्वसन समस्याओं को दूर करने के लिए न्यूमेटोफोरो अर्थात ब्लाइंड जड़ें उत्पन्न करती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत और मैंग्रोव कवर का बृहद हिस्सा पाया जाता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला और तीसरा गलत है, मतलब ए और सी गलत है, केवल दूसरा सही है। ठीक है, देखिए मैंग्रोव की अगर हम बात करें, मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय के साथ साथ उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, केवल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं। ठीक है, उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत में मैंग्रोव कवर बृहद है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? अगर मैंग्रोव कवर की बात करें तो भारत में जो मैंग्रोव आवरण है वो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। कुल मैंग्रोव आवरण का 43% क्षेत्र जो है यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और सबसे बड़ा हिस्सेदारी इसी का है। दूसरे नंबर पे आता है आपका गुजरात में जो है 24% मैंग्रोव आवरण है। इसके बाद अंडमान निकोबार में 12% है। ठीक है, 12%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? बेगूसराय भारत, बीजिंग चाइना, जकार्ता इंडोनेशिया या फिर फरीदाबाद भारत? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगूसराय भारत को। देखिए IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 134 देशों में भारत की जो वायु गुणवत्ता है वह तीसरी सबसे खराब स्थिति में है। और इसमें भी बिहार का जो बेगूसराय है वो बिहार विश्व की सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्रों में से एक है, और सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानियों में दिल्ली पहले नंबर पे है। ठीक है, शहरों में बेगूसराय और राजधानी में दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है? कौन सा समझौता जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैव विविधता पर अभी समय जो CBD है यह अंतर्राष्ट्रीय कानून से बाध्यकारी समझौता है, और उसके साथ साथ UNCCD जो मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित है, यह भी कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित है UNCCD जो है यह भी बाध्यकारी समझौता है, जो 1994 में हुआ था। ठीक, उसके बाद जो प्रवासी पक्षियों पर कन्वेंशन CMS है, यह भी जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। लेकिन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 1987 में किया गया था, और यह जो है ओजोन परत क्षरण को कम करने से संबंधित समझौता, यह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों जो समझौता हैं वह बाध्यकारी हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें प्रारंभ से अंत तक मतलब कालक्रम में इन्हें लगाना है। ठीक है, कालक्रम में इनको लगाना है। इनकी अगर हम बात करें, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का जो गठन किया गया था, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। ठीक, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट का गठन जो है किया गया था 1998 में। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया था 2003 में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था 1962 में। ठीक है, 1962 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4123 ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन घटना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? साइलेंट वैली आंदोलन 1962, चिपको आंदोलन 1973, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है साइलेंट वैली मूवमेंट 1962, यह गलत है। ठीक है, साइलेंट वैली मूवमेंट की अगर हम बात करें, यह जो हुआ था आपका 1962 में नहीं बल्कि 1980 में हुआ था, 1980 में हुआ था, और यह जो है केरल वाले क्षेत्र में हुआ था। और इसमें जो मुख्य रूप से नेतृत्व करता थे वह वंदना शिवा, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, सुनीता नारायण, इनके द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र TEEB
निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत, अमेरिका, जर्मनी या फिर ब्राज़ील? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जर्मनी द्वारा। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र TEEB 2007 में जर्मनी और यूरोपीय आयोग द्वारा संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बाघों के संबंध में सही नहीं है? कौन सा विकल्प भारत में बाघों के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है। भारत में वर्तमान में विश्व की जंगली बाघों का आबादी का लगभग 75% निवास करता है। भारत में सर्वाधिक बाघ आबादी कर्नाटक में है, उसके बाद उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट बाग में भारत में बाघों की आबादी का घनत्व सबसे अधिक है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ और उसके शिकार की सुरक्षा के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक बाघ आबादी कर्नाटक में है, उसके बाद उत्तराखंड में, यह गलत है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जो बाघ आबादी है इसकी अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 785 है। दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक जो है दूसरे नंबर पे आता है, जहाँ बाघों की संख्या 563 है। ठीक है, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या जो है वह 560 ही है। ठीक, और पूरे भारत में जो बाघों की संख्या है वह 3167 है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 2016 में लॉन्च किया गया था। यह केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एवं केंद्र क्षेत्र की योजना है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें जो स्टेट और सेंट्रल का जो आपका योगदान है, ठीक है, सेंट्रल का और स्टेट का जो योगदान है, अगर वो बात करें मैदानी क्षेत्रों में, जो केंद्र और राज्यों का, केंद्र प्लस राज्य, ठीक, मैदानी क्षेत्रों में, इसमें जो आपका योगदान है वह है 60 और 40 का, 60 और 40 का। और केंद्र प्लस जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनका जो योगदान है वह 90 और 10 का है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और हिंडन के तटों को सुंदर बनाने के लिए 3.72 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने की योजना बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य खेती के खेतों में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, इस योजना में गंगा, यमुना, हिंडन के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। और यह जो है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ 2024 उत्तर प्रदेश, इसमें जो है आत्म महाकांक्षी जो वृक्षारोपण अभियान है, इसके तहत 3.72 करोड़ पौधे लगाएंगे। और इसके साथ साथ जो है इस योजना का उद्देश्य खेतों में औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देना है, जिसके साथ साथ इसमें नीम, सहजन, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, आम, महुआ, सागौन, शीशम, गुटिल, बांस, पीपल, पक्कड़ और बरगद, इन सभी वृक्षों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान CISH कहाँ पे है? लखनऊ, चंडीगढ़, कानपुर या फिर जयपुर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सॉरस केन। ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्रो वर्ल्ड 2025 शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाएगा? नोएडा, प्रयागराज, गोरखपुर या फिर लखनऊ? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है 19 से लेकर के 21 फरवरी 2025, 19 से 21 फरवरी के बीच लखनऊ में किया जाएगा इसका आयोजन। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र के संदर्भ में एक कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र कितने टन कार्बन के बराबर होता है? 10 टन कार्बन, 1 टन कार्बन के समतुल्य, 100 टन कार्बन के समतुल्य या फिर 10 मीट्रिक टन कार्बन के समतुल्य? एक कार्बन क्रेडिट कितने टन कार्बन के बराबर होता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 टन कार्बन के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सुश्रुत जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? सुश्रुत जयंती जो है प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, आपको बताना है। 12 जुलाई, 15 जुलाई, 18 या फिर 25? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 15 जुलाई को। देखिए, सर्जरी के महान जनक सुश्रुत को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और सुश्रुत संहिता को 5 भागों में बांटा गया है। एक है सूत्रास्थान, निदान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थानम और लास्ट में है कल्प स्थानम। ठीक है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
वस्तु एवं सेवा का जीएसटी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये वस्तु एवं सेवा कर था जीएसटी दिवस पहली बार जो मनाया गया था 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था। ठीक है, 2017 में तो इसे लागू ही किया गया, 2018 में इसे मनाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने डेयरी, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में छात्रों के शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ। मेरठ जो है इसके साथ समझौता किया गया। देखिए, मेरठ में स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने दोनों देशों के छात्रों के शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एक समझौते ज्ञापन जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता किया, जिसमें मुख्य रूप से डेयरी, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यटन से संबंधित जो क्षेत्र हैं इन पर मिल करके कार्य किया जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निम्नलिखित में से कौन से निकायों का गठन किया गया था? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण या फिर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इन सभी का गठन जो है इसके अंतर्गत किया गया था। ठीक है, इन सभी का गठन अगर इसकी हम बात करें तो इसके तहत जो है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इन सभी का गठन जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? मिनीमाता रोग जो है यह पारे के कारण जो है मिनीमाता रोग होता है और इसकी जो खोज है सबसे पहले की गई थी 1956 में। सबसे पहले 1956 में इसकी खोज जापान में की गई थी। ठीक है, जापान के शहर कुमामोतो में, जापान के शहर कुमुमोता के मिनीमाता शहर में जो है इसकी खोज की गई तो इसी के नाम पर इसे मिनीमाता रोग कहा गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ट्रैफिक एक संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है किसके किसके बीच का? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, विश्वव्यापी कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ, विश्वव्यापी कोष और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ट्रैफिक की अगर हम बात करें, ट्रैफिक जो है WWF और जो IUCN है इसका संयुक्त उपक्रम है, इनके द्वारा मिल करके ट्रैफिक का स्थापना किया गया था। ठीक है, WWF और IUCN द्वारा मिल करके इस ट्रैफिक का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता विरासत स्थल राज्य सही सुमिलित नहीं है? हल्दीर चार द्वीप पश्चिम बंगाल में है, गंधमादन पहाड़ी उड़ीसा में, तुंग कोयंग ढो है मणिपुर में और लेयांगो है अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तुंग क्योंग ढो जो है यह सिक्किम में है, न कि मणिपुर में। ठीक है, बाकी हल्दीर चार द्वीप है पश्चिम बंगाल में, गंधमादन पहाड़ी उड़ीसा में, लेयांगो है अरुणाचल प्रदेश में और अरिटापट्टी है तमिलनाडु में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कीस्टोन प्रजातियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यदि प्रमुख प्रजाति नष्ट हो जाती हैं तो इसके परिणामस्वरूप समस्त पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो जाएगा। मगरमच्छों और हाथियों को मुख्य प्रजाति माना जाता है क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानवरों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है कीस्टोन प्रजातियों के बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है कीस्टोन प्रजातियों के बारे में सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कीस्टोन पर किसी भी पारिस्थितिक क्षेत्र जो है वहाँ पे कीस्टोन प्रजातियों की संख्या कम होती है, लेकिन इसका जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इनके विलुप्त होने के कारण जो है बहुत सी जो प्रजाति हैं वह स्वतः ही विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसे ब्लैक लंग डिजीज के नाम से जाना जाता है? एम्फीसीमा, सिंक बिल्डिंग सिंड्रोम, योकाइची अस्थमा या फिर न्यूमोकोनियोसिस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से कोयला खदानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको यह बीमारी होती है, जो आपको फेफड़े या कह सकते हैं लंग्स से संबंधित बीमारी है। ठीक है, जिसे न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा और इसे ब्लैक लंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बात करें अगर कैडमियम,
कैडमियम जो है यह जिंक और उसके साथ साथ मिश्र धातु, इलेक्ट्रो, बैटरी के और कीटनाशकों के रूप में उपयोग इसका किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसका उपयोग रासायनिक उत्प्रेरक, कीटनाशक और विरंजक, वेल्डिंग, उसके साथ साथ जो है नक्काशी के रूप में किया जाता है, नक्काशी के रूप में। मरकरी का जो उपयोग है इलेक्ट्रोलिसिस, अयस्क और अमलगम निष्कर्षण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिश्र धातु, सिरेमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका देखिए अगर हम बात करें तो जो आपका कैडमियम है, कैडमियम का उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में। हाइड्रोफ्लोरो एसिड का उपयोग किया जाता है नक्काशी के रूप में। मरकरी का उपयोग जो है यह सिरेमिक और लिथियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस के रूप में। ठीक है, एक सेकेंड। जो मरकरी का उपयोग है इलेक्ट्रोलिसिस के रूप में और लिथियम हाइड्रोक्साइड सिरेमिक के रूप में, कैडमियम का कीटनाशक के रूप में और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का नक्काशी के रूप में। ठीक, सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बायो एसेज का उपयोग वन्य जीवों की अनुवांशिक विविधता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। छत्र प्रजातियों का संरक्षण स्वचालित रूप से अन्य प्रजातियों तक विस्तृत हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए, प्रदूषण अध्ययन में बहुत आम है। ठीक है, प्रदूषण अध्ययनों में यह बहुत आम होता है, न कि जो है अनुवांशिक विविधता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है बायो एसेज। यह आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत। निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी नहीं है? उभयचर, स्तनधारी, एरेनिक्ट या फिर कीट? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कानून राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जैव विविधता अधिनियम 2002, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1977, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और वन्यजीव संरक्षण 1972। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 3, 1 2 3। पहला, दूसरा, तीसरा ये दोनों आ जाएंगे, लेकिन वन्यजीव संरक्षण 1972 या इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टॉकहोम अभिसमय के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF स्टॉकहोम अभिसमय के लिए अंतरिम वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, जो कि गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी जैविक प्रदूषकों को बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है, न कि ग्रीन हाउस गैसों के। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही। और इसे जो है 2004 में लागू किया गया था, 2004 में इसे लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है यह भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और यह कहाँ पे है? इसकी अगर हम बात करें, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। ठीक है, मतलब इसका जो विस्तार है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ पवित्र वन दिए गए हैं और यह जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, इससे जो आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, जोगमाया, देखिए दूसरा इस साइड दिया है। बात करें अगर जोगमाया, ओरास और दूसरा क्रेनिक्रीस, यह जो है आपके राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। और देवराहती जो है यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। उसके बाद है आपका सावित्रीथन, गरमथान, हरिथान, यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है आपका देवराई की बात करें, पन्ना हो गया देवराई, यह गोवा में है, गोवा में है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन डी। अनुसूचित जनजाति और वन पारंपरिक वन निवास अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार वंशानुगत है लेकिन हस्तांतरणीय नहीं है। वन भूमि पर मान्यता प्राप्त अधिकार की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही है। ये अधिकार जो है वंशानुगत होते हैं लेकिन हस्तांतरणीय नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये अधिकार जो है अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि तक ही यह अधिकार प्राप्त है। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। सांकेतिक प्रजातियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वे कभी कभी निगरानी करने वाले जीव विज्ञानियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। लाइकेन जैसे सांकेतिक प्रजातियां सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम NAFP कब शुरुआत किया गया था इसके? 1999, 2000, 2001 या फिर 2002? देखिए इसकी जो शुरुआत की गई थी वह 2002 में की गई थी। 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी और जिसमें देश के वनों को वृक्षारोपण करने के लिए मुख्य रूप से इसको लागू किया गया था, वनावरण एवं वृक्षारोपण में वृद्धि करने के लिए। भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर अभिसमय का अनुसमर्थन किया था? 1999, 71, 1989 या फिर 1982? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1982 में। देखिए 1971 ईरान के रामसर में इसका आयोजन किया गया था और भारत द्वारा जो इसका अनुसमर्थन किया गया था वो 1982 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ग्लोबल ग्रीन हाउस वॉच पहल का जो प्रारंभ है किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस द्वारा, जो WMO है इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, WMO द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास से संबंधित मुद्दों को अस्थायी भूमि प्रबंधन में शामिल करता है। यह बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके संचालित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, UNCCD के बारे में दोनों विकल्प सही है, जिसका स्थापना किया गया था 1994 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो डिजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण है, इसको रोकने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल राज्य सही सुमिलित नहीं है? अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सांडी उत्तर प्रदेश, नागी नकटी बिहार और नंदा गोवा। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु नहीं बल्कि कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा किया गया था। 1988 में IPCC ने 10 आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, प्रकाशित किया था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है गलत है। क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है, दोनों गलत हैं। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। देखिए IPCC की अगर हम बात करें, इसका जो स्थापना है 1988 में, 1988 में WMO और UNEP द्वारा मिलकर के किया गया था। UNEP द्वारा, ठीक है, मिलकर के संयुक्त रूप से इसका स्थापना किया गया था। जबकि इसमें क्या दिया है? इसमें देखिए WMO और IUCN दिया है। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा पहला। और दूसरे में क्या कह रहा है कि IPCC 10 आकलन रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि IPCC जो है अब तक 10 नहीं बल्कि 6 जो आकलन रिपोर्ट है यह प्रकाशित कर चुका है। ठीक, 6 आकलन रिपोर्ट प्रकाशित कर चुका है और इसका पहला जो आकलन रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था वह 1988 में हुआ था। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व के संरक्षित क्षेत्रों को पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था? भारतीय वन्यजीव 1927, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980 या फिर वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, ऑप्शन डी सही है। इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्नो एंड आइस के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर कब तक लुप्त हो जाएंगे? हिमालय के जो ग्लेशियर हैं कब तक लुप्त हो जाएंगे? 2040, 35, 45 या फिर 50? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2035 तक, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैव विविधता के मापन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? किसी समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या के मापन को प्रजातीय समृद्धि कहा जाता है। प्रजाति समृद्धि और प्रजाति समरूपता एक आवास में प्रजाति विविधता के मापन में सहायक होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए जैव विविधता को 2 प्रमुख घटकों के द्वारा मापा जाता है, एक है प्रजाति समृद्धि और एक है प्रजाति समरूपता। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता के संरक्षण में बाधा नहीं है? शहरीकरण की तीव्र गति, जीवित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कम प्राथमिकता, व्यक्तिगत लाभ के लिए जीवित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या फिर शासन के ढांचे को मजबूत करना। देखिए शासन के ढांचे को मजबूत करना यह जैव विविधता संरक्षण में बाधा नहीं है। बाकी अन्य जो तीनों कारक हैं यह जैव विविधता के संरक्षण में बाधक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। रेड डाटा बुक का सर्वप्रथम जो प्रकाशन है वो कब किया गया था? रेड डाटा बुक
सर्वप्रथम कब जारी किया गया था ये आपको बताना है। सबसे पहले रेड डाटा बुक कब जारी किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1966 में। 1966 में सबसे पहले रेड डाटा बुक जारी किया गया था। और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है आपको बताना है। 10, 12, 15 या फिर 22। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए राजर्स और पवनाथ सिंह 1988 के अनुसार भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है और इसके साथ साथ इसे 27 जैव भौगोलिक प्रांतों में बांटा गया है। ठीक है, 27 जैव भौगोलिक प्रांतों की का उप विभाजन किया गया है और 10 जो है मुख्य रूप से जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और इसे 1988 में बांटा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? अकशेरुकी मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं। सरीसृप और पक्षी कशेरुकी जीवों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए बात करें अगर कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों की, कशेरुकी के अंतर्गत मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। अकशेरुकी के अंतर्गत नेलिडा, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, एरिक्सन, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोजोआ ये सभी जो है अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कशेरुकी प्राणियों में मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जबकि अकशेरुकी प्राणियों में यह इसका अभाव पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR कहाँ पे है? नैनीताल, देहरादून, श्रीनगर या फिर दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह दिल्ली में स्थित है। हिम तेंदुए के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। हिम तेंदुए को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए 2009 में स्नो प्रोजेक्ट लेपर्ड का प्रारंभ किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसमें क्या पूछा है? कौन सा विकल्प आपका सही है? ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस जीव को समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है? देखिए जो डुगोंग है इसे समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से यह शाकाहारी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा डुगोंग। और इसकी अगर हम बात करें, यह शाकाहारी स्तनपायी एकमात्र मौजूद प्रजाति है जो भारत के समुद्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। भारत के जो सागरी क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में मन्नार की खाड़ी हो गया, कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 कब प्रस्तुत किया गया था? इसे जो है 2001 में ही प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह सूक्ष्म पौधे जीव हैं जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पन्न होते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। एस्पिरिन किससे प्राप्त होता है? एस्पिरिन की अगर हम बात करें, यह विलो वृक्ष की छाल से एस्पिरिन प्राप्त होता है। ठीक है, विलो वृक्ष की छाल से। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, सी टर्टल प्रोजेक्ट 1999 और प्रोजेक्ट राइनो 2008। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट राइनो जो है, प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत की गई थी 2008 नहीं बल्कि 2005 में। ठीक है, 2005 में, तो डी गलत हो जाएगा। महासागरीय अम्लीकरण परिणाम है किसका? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में कमी, समुद्र के pH मान में कमी या फिर ए और सी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि और समुद्र के pH मान में कमी, इन दोनों का परिणाम है। ऑप्शन डी हो जाएगा। मीथेन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? मीथेन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक तापन क्षमता होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं? आर्द्र भूमि, पशुओं का पालन पोषण, जल युक्त मिट्टी, धान का खेत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इन सभी स्थलों से जो है, इन सभी स्थलों से मीथेन का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था?
देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गठन है इसमें जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसका जो गठन किया गया था वह जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 1974 के तहत किया गया था, और यह जो अपनी शक्ति प्राप्त करता है वह वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत प्राप्त करता है, ठीक है। तो जो गठन है वह जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 1974 के तहत, और शक्ति वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लाइमेट फोर्सिंग जो है यह क्या है? क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है? ऐसे कारक जो जलवायु प्रणाली पर प्रभाव को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वे कारक जो पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन को बदलते हैं, पृथ्वी को ढकने वाले कारक वायुमंडल को कम करते और उसे गर्म करते हैं, या फिर समुद्र के अम्लीकरण का कारण बनने वाले कारक। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऐसे कारक जो जलवायु प्रणाली पर प्रभाव को बढ़ाते हैं या घटाते हैं उन्हें क्लाइमेट फोर्सिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में है? कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में मौजूद है ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालेन, ये सभी क्षेत्र जो है सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सही नहीं। अर्थात ये सभी जो आपके प्रदूषक हैं, ये सभी जो प्रदूषक हैं या ओजोन गैसों में कमी के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ओजोन गैसों में कमी के लिए सभी जिम्मेदार हैं, ठीक। तो इसमें देखिए जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सभी जो है कार्बन या कह सकते हैं ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की जो प्रथम मूल्यांकन रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित की गई? इसका जो प्रकाशन है वो किया गया था सबसे पहले 1990 में, ठीक। 1990 में इसका प्रकाशन किया गया था। जो IPCC है इसका गठन किया गया था, इसका स्थापना किया गया था 1988 में, और इसने अपने पहले रिपोर्ट का प्रकाशन किया था 1990 में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था आपको बताना है। देखिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें, इसे 2001 में पारित किया गया था। अपिको आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक में हुआ था, और कब किया गया था? 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ओपन कास्ट माइनिंग का संबंध किससे है? लौह उद्योग, कोयला, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला। ओपन कास्ट माइनिंग जो है यह कोयला उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत आई थी? वन अधिकार अधिनियम 2006, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 या फिर जैव विविधता अधिनियम 2002। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जलोद्भिद के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह झील पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय पादप है। जलोद्भिद की उपस्थिति जल की खराब गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। जलोद्भिद जो है झीलों में बड़े बहुकोशिकीय पादप होते हैं, और ये जो पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जलोद्भिद जो है यह खराब नहीं बल्कि जो अच्छी गुणवत्ता जो है, गुणवत्ता अच्छी होती है वहाँ उसका इंडिकेशन करते हैं, ठीक है, उसको इंडिकेट करते हैं। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत। झील पारिस्थितिकी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है? लिटोरल जोन, लिमिनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन या फिर यूफोटिक जोन। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोफंडल जोन, ठीक है। देखिए प्रोफंडल जोन की अगर हम बात करें, प्रोफंडल जोन या हाइपोलिमिनेटिक जोन, यह जो है समुद्र का स्थलीय कह सकते हैं कि धरातल आंतरिक क्षेत्र होता है जहाँ पर सूर्य की प्रकाश या सूर्य की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मीठे जल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीठे जल के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपको बताना है। देखिए मीठे जल के अध्ययन को सौरो विज्ञान या लिम्नोलॉजी कहा जाता है। सौरो विज्ञान या फिर लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। वॉन सम्मेलन की अगर हम बात करें तो यह प्रवासी पक्षी जो होते हैं, वॉन सम्मेलन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है।
वियना सम्मेलन की अगर हम बात करें, वियना सम्मेलन या ओजोन परत संचरण से संबंधित है, ठीक है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल, कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो है यह है जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित कार्टेजोना प्रोटोकॉल, ठीक। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 2 4 3, ऑप्शन डी 1 2 4 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर जो है इसे विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस के रूप में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा माइक साइट्स राज्य सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देवमाली आंध्र प्रदेश में है, चिरांग रीपू असम में है, शिवालिक उत्तराखंड में, मयूरभंज ओडिशा में। माई के कार्यक्रम, हाथियों के संरक्षण के लिए माई के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और यह आपको बताना है कि कौन जो है आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। देवमाली, देखिए देवमाली की बात करें, यह जो है आपके आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है। चिराग रिपू है असम में, शिवालिक है आपके उत्तराखंड में और मयूरभंज है उड़ीसा में। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, देवमाली आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? भारत में सामाजिक वानिकी का प्रयोग सबसे पहले किया गया था 1976 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थ आवर एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? यह क्वेश्चन हम लोग पिछले कई टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप यह इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। देखिए अर्थ आवर जो वैश्विक कार्यक्रम है इसे WWF द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और सबसे पहले जो इसका आयोजन किया गया था 2009 में किया गया था, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अभिसमय 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में नहीं अपनाया गया था? यह आपको बताना है। UNFCCC, CBD, UNCCD। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, UNCCD। UNCCD की अगर हम बात करें, इसे 1994 में लागू किया गया था, 1994 में। बाकी UNFCCC और CBD इसे जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 के तहत लागू किया गया था या फिर से अपनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना 1991 में किसके द्वारा किया गया था? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन या फिर यूरोपीय संघ। इसका सही आंसर क्या है? देखिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा या फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है इसका स्थापना किया गया था 1991 में। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 1991 में इसका स्थापना किया गया था, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत संरचना के संदर्भ में कौन सा विकल्प एक सही है? कौन सा क्रम इसके बारे में सही है ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र आर्कटिक क्षेत्र में है? दक्षिण गंगोत्री। निम्नलिखित में से कौन भारतीय या ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है, क्या लिखा है? ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र आर्कटिक में है। दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री, मैत्री या फिर भारती। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाद्री, ठीक है। देखिए भारत द्वारा 2008 में आर्कटिक में हिमाद्री नामक एक अनुसंधान केंद्र का संचालन किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें जो है कुछ आपके संस्थान दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। आपको बताना है कौन सा संस्थान कहाँ पे है, उससे आपको सम्मिलित करना है, ठीक है, उससे सम्मिलित करना है। इसमें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान की बात करें, भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान है नई दिल्ली में, ठीक। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यह है भोपाल में, ठीक है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान शोध संस्थान ये जो है आपके नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 2 4 3, ऑप्शन बी, ठीक। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और
वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे दें। और इसके साथ साथ आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।